जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमेशा की तरह मैं आज भी करंट अफेयर की एक शानदार क्लास आपके लिए लेकर के आया हूं, जहां हम एमसीक्यूज की फॉर्म में उन सारी की सारी न्यूज को कवर करेंगे जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का आपका पहला न्यूज क्या है। लेकिन सबसे पहले हम एक विचार देखेंगे कि हमारा आज का विचार क्या कहता है। जो अपनी मेहनत से अपने सपनों को साकार करता है वही सच्चा विजेता होता है। जी हां दोस्तों, मेहनत के पसीने की बात ही कुछ और होती है। अगर आप मेहनत करते हुए सफलता पाते हो तो वो सफलता, वो लक्ष्य जो आपने तय किया था, आपके कदमों में जब आता है तो याद रखिए पूरी की पूरी दुनिया ही आपकी हो जाती है। सच्ची सफलता वही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है आपका, एक स्मूथ कोटेड उद्बिलाव संरक्षण पहल की सरकार ने शुरू किया था। चलिए अब देखिए सवाल क्या है। स्मूथ कोटेड उद्बिलाव संरक्षण पहल किस सरकार द्वारा शुरू किया गया था? सेंट्रल गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट, कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार। तो करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु सरकार। अब देखिए ये क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा जा रहा है। एक ये प्रजाति दिखाई दे रही है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, उदबिलाव कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? उदबिलाव कहते हैं। और इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं ऑटर। क्या बोलते हैं? ऑटर। ओ डबल टी ई आर। ठीक है, लेकिन एक अलग प्रजाति है जो कि भारत में पाई जाती है, एशिया में पाई जाती है। इस प्रजाति का नाम क्या है? याद रखना, इस प्रजाति का नाम है स्मूथ कोटेड। क्या है? स्मूथ कोटेड। स्मूथ कोटेड ये एक तरीके का प्रजाति है ओटर की, उदबिलाव की, स्मूथ कोटेड, जो कि सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है कहां पे? तो एशिया में। कहां पे? एशिया में पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, एशिया में। अब इसको बचाने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसको आईयूसीएन के वल्नरेबल लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, वल्नरेबल वल्नरेबल लिस्ट में डाल दिया गया है। अब वल्नरेबल लिस्ट का मतलब क्या है? संवेदनशील। ठीक है, क्या है? संवेदनशील प्रजाति। ठीक है, प्रजाति के लिस्ट में डाल दिया गया है। तो सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वो प्रजातियां जो कि खत्म हुई नहीं है लेकिन खत्म होने के कगार पे जरूर है, मतलब खत्म हो सकती है आने वाले समय में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? संवेदनशील प्रजाति। तो जाहिर सी बात है इनको बचाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका स्मूथ कोटेड उदबिलाव जो है, यानी कि ऑटर जो है, इसको बचाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक साल का एक पहल शुरू किया है। तमिलनाडु सरकार ने एक साल का एक पहल शुरू किया है, जिसमें ये लोगों को अवेयर करेंगे, शिक्षा देंगे कि भैया ये कितने जरूरी है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए, इनको बचाने की जरूरत है। ठीक है, याद रखना। तो किस सरकार ने? तो तमिलनाडु सरकार ने। किस सरकार ने? तो तमिलनाडु सरकार ने किया है। कितने साल के लिए? तो एक साल के लिए प्रोग्राम चला रही है। इस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? संरक्षण अभियान। क्या? संरक्षण अभियान के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, संरक्षण अभियान। अब इसमें क्या किया जाएगा? इस उदबिलाव को, जिसको हम इंग्लिश में ऑटर कहते हैं, बचाने की कोशिश की जाएगी। अब बचाने की क्यों जरूरत है? तो ये जो उदबिलाव है ना भाई साहब, उदबिलाव है ना भाई साहब, ये क्या खाता है? तो ये सड़ी हुई मछलियां खाता है। सड़ी मछलियां खाता है। ठीक है, मछलियां खाएगा और कीड़े मकोड़े खाता है। ठीक है, कीड़े मकोड़े खाता है पानी का। ठीक है, और ये फ्रेश वाटर में रहता है, यानी कि मीठे पानी का जो स्रोत है उनमें रहता है, जैसे कि ताल तलैये, जलाशय, नदियां हो गई, उसमें रहता है। तो ये क्या करता है भाई साहब? ये इस तरीके के बहुत सारे बहुत सारे उन जीव जंतुओं को खाता है जिन जंतुओं की यहाँ पे जो हमारे जलाशयों को खराब करने में बहुत अहम रोल होता है। सड़ी गछली मछलियों को खाएगा, कीड़े मकोड़ों को खाएगा, फ्रेश वाटर में रहता है। तो अगर यही विलुप्त हो गया
यही खत्म हो गया तो हमारे नदी, ताल, तलैये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे, पॉल्यूटेड हो जाएंगे। इसीलिए अभी तमिलनाडु सरकार ने एक मुहिम चलाया है। इस मुहिम के अंडर में क्या किया जाएगा, इस मुहिम के अंडर में गांव गांव जाया जाएगा और जागरूकता फैलाई जाएगी। क्या जागरूकता फैलाई जाएगी, लोगों को एजुकेट किया जाएगा। ठीक है, वो जो सेंसिटिव एरिया है वहां पे लोगों को जाने से रोका जाएगा, एरियाज को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा एरियाज को। ठीक है, याद रखना बहुत सारे एरियाज को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा। टूरिज्म को बैन कर दिया जाएगा कि यहाँ पे भाई साहब टूरिज्म नहीं होगी, यानी कि लोग, आम जनता यहाँ पे नहीं आ सकती घूमने के लिए। क्लियर पॉइंट, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है, देखिए हर एक जीव जंतु का एक साइंटिफिक नेम होता है, इसका भी एक वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है, नाम क्या है, ल्यूट्रोगेल, नाम क्या है। ठीक है, साइंटिफिक नेम इसका जो साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम जो है बच्चों क्या है, वैज्ञानिक नाम जो है बच्चों वो क्या है, ल्यूट्रोगेल ल्यूट्रोगेल पर्पिसिलाटा, ल्यूट्रोगेल, ठीक है, ल्यूट्रोगेल पर्सी पर्सी पर पर्सपीसिलाटा, पर्सपीसिलाटा। ठीक है बच्चों, याद रखना। क्लियर पॉइंट, तो ये जो ऑटर है, उदबिलाव है, जिसको हम लोग स्मूथ कोटिंग उदबिलाव स्मूथ कोटिंग ऑटर के नाम से जानते हैं, जिसको बचाने के लिए तमिलनाडु ने एक साल का पूरा पूरा प्रोग्राम चला दिया है और जिसका साइंटिफिक नेम है ल्यूट्रोगेल पर्पिसिलाटा। और ये हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 के अंदर प्रोटेक्टेड है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कौन सा, वाइल्ड लाइफ एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के कौन सा शेड्यूल 2 के अंदर में क्या है, ये प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने इसी क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है ताकि इनकी प्रजाति को बचाया जा सके। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या आता है, इंडिया ने साइन किया है, ठीक है, मैरीटाइम हेरिटेज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री फॉर लोथल एनएमएचसी, यानी कि लोथल एनएमएचसी के लिए भारत ने समुद्री विरासत समझौता किस देश के साथ साइन किया है। देखिए दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन में फ्रांस, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, नीदरलैंड। और इस सवाल का क्या मतलब है, सवाल का मतलब ही समझ लेते हैं। देखिए, भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ, ठीक है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एमओयू साइन किया है, किस किस के बीच में हुआ है, भारत और नीदरलैंड के बीच में हुआ है, नीदरलैंड्स के बीच में हुआ है। याद रखना, भारत और नीदरलैंड के बीच में हुआ है समझौता। और समझौता क्यों हुआ है, किस चीज को लेकर के हुआ है, देखिए, भारत की समुद्री विरासत को, भारत की समुद्री विरासत को बचाने के लिए, समुद्री विरासत को, समुद्री विरासत को नॉट बचाने के लिए, बची तो है ही और कोशिश की जा रही है और ज्यादा बचाया जाए। ठीक है, समुद्री विरासत को सहेज के रखने के लिए, सहेज कर रखने के लिए, ठीक है बच्चों, रखने के लिए हमने भारत और नीदरलैंड के बीच में एक समझौता साइन करवाया है और भारत की समुद्री विरासत को सहेज के रखने के लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है। अब ये इसका क्या मतलब है सर, तो बच्चों इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हमारे समुद्र का जो समुद्री रास्ते से व्यापार बहुत पुराना चला आ रहा है, बहुत पुराने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे, कि वो दौर था जब हड़प्पा सभ्यता चली आ रही थी, हड़प्पा सभ्यता चली आ रही थी, तब से हमारा समुद्री व्यापार होता रहा है। तो समुद्री विरासत भारत की बहुत ज्यादा बड़ी है, उसको बचाने के लिए हमको यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया गया। ठीक है, एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, इस म्यूजियम का नाम क्या है, ठीक है, नेशनल, इस म्यूजियम का नाम क्या है, याद रखना, नेशनल मैरीटाइम, ठीक है, हेरिटेज, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज, याद रखना, हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, और इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इसी को शॉर्ट में हम लोग एनएमएचसी बोल रहे हैं, एनएमएचसी कह रहे हैं।
तो ये म्यूजियम बनाया जाएगा भारत की जो समुद्री विरासत है उसको बचाने के लिए, ठीक है। और ये बनकर तैयार हो जाएगा 2028 में, जैसा कि अभी तक कहा जा रहा है। और इसी म्यूजियम को बचाने के लिए हमने, ठीक है, यानी कि भारत ने और नीदरलैंड ने एक समझौता किया है। और नीदरलैंड के साथ हमने क्यों समझौता किया है, क्योंकि नीदरलैंड का एक शहर है, ठीक है, आम्स्टरडैम, ठीक है, आम्स्टरडैम नीदरलैंड का एक शहर है, ठीक है। आम्स्टरडैम में एक म्यूजियम है, आम्स्टरडैम म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम। आम्स्टरडैम के अंदर एक क्या है, ठीक है, संग्रहालय है, म्यूजियम है। ठीक इसी तरीके से भारत भी एक म्यूजियम बनाना चाहता है जिसका नाम क्या है, एनएमएचसी। इसीलिए नीदरलैंड की सहायता ली जा रही है। अच्छा, नीदरलैंड की सहायता लेने की दो वजह हैं। एक तो ये कि आम्स्टरडैम आम्स्टरडम म्यूजियम की तरीके से हम बनाना चाहते हैं भारत में, ये एक हमारी समुद्री विरासत को दिखाने के लिए। और दूसरा, ये नीदरलैंड वाले वही लोग हैं, डच, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं ना, ठीक है, जो डच के रूप में आए थे, डच कंपनियों के रूप में आए थे, नीदरलैंड वही लोग हैं, ठीक है, याद रखना, डच, ठीक है, डच है जो नीदरलैंड भारत में आए थे। तो इनकी जो समुद्री ताकत है ना, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़ी हुआ करती थी उस दौर में, याद रखेगा, बहुत बेहतरीन और बहुत ही बड़ी हुआ करती थी। इन लोगों ने नाक में दम करके रख दिया था पुर्तगालियों को। पुर्तगाली जो अपने आप को समझते थे कि बाप रे भैया हमारे पास बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा हम लोग ये शिप वगैरह बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मानते थे अपने आप को, उनकी सारी की सारी शक्ति को तोड़ फोड़ के रख दिया था इन डचों ने, ठीक है। वो बात अलग है कि बाद में इन्होंने भारत को छोड़ दिया था, सीधा इंडोनेशिया चले गए थे, क्योंकि देखिए इंडोनेशिया में भी मसाले थे, भारत में भी मसाले थे, इन्होंने सोचा कौन अंग्रेजों से पंगे ले, कौन पुर्तगालियों से पंगे ले, ठीक है, चलो ना सीधा इंडोनेशिया चले जाते हैं। तो इन्होंने भारत छोड़ के इंडोनेशिया चले गए थे, ठीक है, लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो इसी नीदरलैंड के आम्स्टरडैम म्यूजियम के तर्ज पर भारत एक म्यूजियम बना रहा है जिसका नाम क्या है, एनएमएचसी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय समुद्रवर्ती वर्ती विरासत, विरासत, ठीक है, राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं ये कहां पे बनाया जा रहा है। तो गुजरात में है लोथल, गुजरात में है लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का क्या है, ये एक बंदरगाह है, एक बंदरगाह है, यानी कि एक डॉक यार्ड है, एक बंदरगाह है यानी कि एक डॉक यार्ड है, ठीक है। तो इस भोगवा नदी के किनारे जो लोथल है यहीं पे बनाया जाएगा क्या, ये म्यूजियम, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत, समुद्रवर्ती समुद्री विरासत जिसको हम लोग कहेंगे, ये म्यूजियम बनाया गया है। क्लियर, बनाया जाएगा, जो कि 2028 तक पूरा होने के संभावनाएं हैं। अभी सरकार तो यही कह रही है कि हाँ भी हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस म्यूजियम में क्या किया जाएगा, हड़प्पा सभ्यता, क्या, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता दिखाई जाएगी, हड़प्पा सभ्यता दिखाई जाएगी, ठीक है। कैसे दिखाई जाएगी, 3D एनिमेशन में, 3D एनिमेशन में क्या दिखाया जाएगा, ठीक है, सारी की सारी शिप्स दिखाई जाएंगी, जहाजें दिखाई जाएंगी, किस तरीके से व्यापार हो रहा है वो सब कुछ दिखाया जाएगा एआई के जरिए, यानी कि बिल्कुल ओरिजिनल थीम बना दिया जाएगा हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। याद रखना क्या बना दिया जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, ओरिजिनल थीम यहाँ पे बना दिया जाएगा, ओरिजिनल थीम बना दिया जाएगा हड़प्पा सभ्यता का। इस तरीके की म्यूजियम बनाया जा रहा था कि हमारी आने वाली जनरेशन को भी ये पता चले कि हाँ भैया हड़प्पा सभ्यता, जो अंग्रेज आके बोलते थे ना कि भैया ये हम लोगों ने डेवलप करवाया भारत को, ऐसा कुछ नहीं है भैया, जब तुम लोग पैदा भी नहीं होंगे ना तुम्हारा देश पता नहीं क्या ही कर रहा होगा ना, उस वक्त हड़प्पा सभ्यता थी और इतनी ज्यादा विकसित थी। ये हमारी जनरेशन को बताने की जरूरत है। इसीलिए केंद्र सरकार ने लोथल के हड़प्पा सभ्यता, लोथल में हड़प्पा सभ्यता को दिखाने के लिए ये पूरा का पूरा जो एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। और ये एक जो एग्रीमेंट होगा ना मिनिस्ट्रियल लेवल की होगी, ये मिनिस्ट्रियल लेवल का है, यानी कि छोटा मोटा एग्रीमेंट नहीं है, कोई कंपनी नहीं कर रही है, ये मिनिस्ट्रियल लेवल का डिसीजन है। इसमें दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स शामिल रहने वाले हैं। क्लियर पॉइंट। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, एस जयशंकर साहब, तो ये एग्रीमेंट उन्हीं के अंडर में साइन करवाया गया है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। तो हमारे जो भारत से आएंगे वो कौन आएंगे, एस जयशंकर साहब आएंगे, और उनकी तरफ से डेविड वैन व्हील साहब आएंगे, ठीक है, एस जयशंकर साहब, एस जयशंकर साहब आएंगे, और उनकी तरफ से डेविड साहब आएंगे, डेविड, ठीक है, नाम इनका डेविड वैन व्हील है, डेविड
वैन व्हील है। ठीक है बच्चों, याद रखिए। ठीक है, अब स्क्रीन एक बार झांक के देख लीजिए, पूरा पूरा स्क्रीन में इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है ना। ठीक है, जैसे आपको समझ में आ जाएगा, एक चीज बता दिया है। और अब भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो बड़ी गद्दारी हो जाएगी, मैं सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, गद्दारी कर बे। ठीक है मुझे जब भी किसी गद्दारी की बात करता हूँ तो मुझे वो रील याद आ जाती है, गद्दारी कर बे। ठीक है, खैर आपको अगर लग रहा है कि आपको सही में कुछ सीखने मिल रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जाना बच्चों यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगली जो न्यूज आती है वो क्या आती है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच इंस्टीट्यूशन। डीआरडीओ ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस कॉलेज। तो करेक्ट आंसर इज राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। तो किस तरीके का एग्रीमेंट है और कौन कौन से संस्थान इसमें शामिल हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी जिसका नाम क्या था, राष्ट्रीय, ठीक है, जिसका नाम क्या था, राष्ट्रीय शक्ति यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या नाम था, राष्ट्रीय राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्रीय शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। ठीक है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, कब बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2009 में बनाया गया था। 2020 में इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, और क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी 2020 में बना दिया गया। ठीक है, किसके अंडर में आएगी, ये किसके अंडर में आएगी, ठीक है, तो जो आपका गृह मंत्रालय है उसके अंडर में आती है, गृह मंत्रालय के अंडर में आएगी, यानी कि होम मिनिस्टर के अंडर में आती है। ठीक है, याद रखना। और दूसरी तरफ यहां पे आप देखना डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ, ठीक है, फुल फॉर्म लिख देता हूं, डिफेंस डिफेंस रिसर्च डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डेवलपमेंट ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी, तो 1958 में बनाया गया था। ठीक है, ये क्या करता है, और ये क्या करता है, ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो डिफेंस एक्सपर्ट बनते हैं। ठीक है, वो रक्षा रक्षा में यानी डिफेंस एक्सपर्ट बनते हैं, एक्सपर्ट। ठीक है, रक्षा एक्सपर्ट यानी कि डिफेंस एक्सपर्ट बनते हैं। ठीक है, यानी कि उन्हें बॉर्डर के बारे में पढ़ाया जाता है, उन्हें हथियारों के बारे में पढ़ाया जाता है, उन्हें लड़ाई के मैदान के बारे में पढ़ाया जाता है, अलग अलग कोर्स होते हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या डिफेंस एक्सपर्ट बनते हैं। और डीआरडीओ में क्या किया जाता है, ठीक है, रक्षा उपकरण बनाए जाते हैं, रक्षा उपकरण बनाए जाते हैं। अब रक्षा उपकरण किस तरीके के बनाए जाते हैं भाई साहब, ठीक है, तो याद रखना, रक्षा उपकरण बनाए जाते हैं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा। ठीक है, हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा रक्षा आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए, शिप्स यानी कि जहाज बनाए जाएंगे। ठीक है, डिफेंस वेपन बनाए जाएंगे। ठीक है, डिफेंस वेपन बनाए जाएंगे यानी कि हथियार बनाए जाएंगे, यानी कि तमाम तरीके की चीजें बनाई जाएंगी जो कि आर्मी एयरफोर्स नेवी की जरूरतें होती हैं। ठीक है, कहां पर बनाई जाएंगी, तो डीआरडीओ के अंडर में बनाई जाने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अभी एक समस्या सामने आ रही है कि किस तरीके से हम अपनी रक्षा को, डिफेंस को और ज्यादा मजबूत बनाएं। क्योंकि देखिए अभी जो दुश्मन है, चाइना हो गया, ये आपका ये पाकिस्तान हो गया, अगल बगल तो बहुत सारा, अभी बांग्लादेश में इतना सारा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो जितने भी पड़ोसी मुल्क है ना हमारे दुश्मन ही है। तो ये किस तरीके से भारत में निगरानी रखते हैं, किस तरीके से भारत की इंफॉर्मेशन इन तक पहुंच जाती है, किस तरीके से छोटे छोटे ड्रोन आते हैं और भारत में पूरी मैपिंग करके चले जाते हैं। हर एक चीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है खतरे के रूप में। पहलगाम में कुछ लोग आते हैं, अटैक करते हैं, हमारे 26 लोगों को मारते हैं और निकल जाते हैं। ऐसी क्या कमी रह गई है, ऐसा कहां पे हम लोग चूक रहे हैं। इसी चीज को देखने के लिए और इसी चीज को रोकने के लिए दोनों ने यहाँ पे क्या किया है, डीआरडीओ ने, ठीक है, इसने डीआरडीओ ने और आरआरयू ने, ठीक है, यानी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और डीआरडीओ ने क्या किया, हाथ मिलाया, एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब कोर्स बनाए जाएंगे, यहाँ पे अब कोर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, किस तरीके के कोर्स, जो कि डिफेंस से रिलेटेड कोर्स। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड कोर्स बनाए जाएंगे, यानी सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे। सब्जेक्ट क्या होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो बॉर्डर बॉर्डर से लेकर के, ठीक है, बॉर्डर पेट्रोलिंग जैसा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सर्वेलेंस कैसे करना है, सर्वेलेंस एक निगरानी कैसे रखना है दुश्मन के एरिया में, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे। लेकिन वो सब्जेक्ट क्या होगा, वो सब्जेक्ट तो थ्योरी होगा, वो सब्जेक्ट तो थ्योरी होगा। इस सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल होगा वो कहां पे होगा, डीआरडीओ के लैब में होगा, डीआरडीओ के लैब में होगा। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे मैं इसका एक छात्र हूं। ठीक है, राष्ट्रीय जो रक्षा यूनिवर्सिटी है इसका मैं छात्र हूं।
मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने आइडिया लगा लिया कि यार हाँ ठीक है ना, अभी जो ये जो क्या बोलते हैं बांग्लादेश में जो हमारा चल रहा है हिंदुओं के खिलाफ इतना सारा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को कहां से मिलती है? तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ड्रोन वगैरह भारत में आते हैं और पूरी सीमाओं की जांच करके चले जाते हैं, है ना? कुछ इस तरीके की चीज अगर मान लो मैं यहाँ पे नोट कर पा रहा हूँ, तो मैं एक पूरी रिपोर्ट तैयार करूंगा, उस पर स्टडी करूंगा और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए कहां पे चला जाऊंगा? डीआरडीओ के लेबोरेटरी में चला जाऊंगा कि अच्छा इस तरीके का ड्रोन ऐसा आया होगा, तो मैं ड्रोन वोन पूरा बना के देखूंगा, तो मैं एक रियल सोल्यूशन दे पाऊंगा, क्योंकि मैं पूरी की पूरी लेबोरेटरी में एक रियल सिचुएशन को फेस कर रहा हूं, एक रियल सिचुएशन, एक रियल प्रॉब्लम को देख रहा हूं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, डीआरडीओ की लेबोरेटरी में प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली क्या होगा, ठीक है, हर चीज को प्रैक्टिकली नोट करके देखा जाएगा, हर चीज प्रैक्टिकली करके देखी जाएगी, और जो थ्योरी पढ़ाई होगी, जो सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ा होगा उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है? और इसको साइन किसने किया है? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है, ठीक है, उनका नाम क्या है, ठीक है, तो राजनाथ सिंह ने किया है, राजनाथ सिंह ने इसका सिग्नेचर किया है। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ डीआरडीओ ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, और किस लिए किया है? डिफेंस फील्ड को मजबूत बनाने के लिए, यानी कि डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, उनको बोलना, वो सर को बुला लेंगे, सर को सर को बुला लेंगे, उनको बोलना, ठीक है? चलो, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सर, जो यस सर को बुला लेंगे, सर को बोल दो, ठीक है? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच कंट्री? अभी देखिए, एक ब्लू बर्ड ब्लॉक टू एक सैटेलाइट है, अमेरिका की है, ठीक है? और ये काफी ज्यादा न्यूज में है, ये किस देश से बिलोंग करती है? तो याद रखिएगा, ये बिलोंग करती है अमेरिका से, अमेरिका से, ठीक है, याद रखना। और ये है क्या, एक एक चीज का अपन बात कर लेते हैं, ठीक है? ब्लू बर्ड, क्या नाम है इसका? ब्लू बर्ड, ठीक है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ठीक है, ब्लू बर्ड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ठीक है, ये एक सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि किसकी है? अमेरिका की सैटेलाइट है, अमेरिका की कॉमर्शियल सैटेलाइट है, कॉमर्शियल सैटेलाइट है, ठीक है, याद रखना, कॉमर्शियल सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? जो कि पैसे कमाने के लिए भेजी जाए। तो ये पैसे कैसे कमाएगी? क्योंकि जो अमेरिका की सैटेलाइट है, जिसका नाम क्या है? ब्लू बर्ड, ठीक है, क्या नाम है? ब्लू बर्ड सैटेलाइट। ये क्या है? एक इंटरनेट सैटेलाइट है, ठीक है, ये एक इंटरनेट सैटेलाइट है, इंटरनेट सैटेलाइट है, याद रखना। अभी जो इंटरनेट सैटेलाइट है, इसको भेजा जाएगा कहां? अर्थ में। और या बने रहना, क्योंकि ये इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है, और आज ही कर रहा है, जब मैं आपको ये लेक्चर बता रहा हूं ना, ठीक है, 4 बजे मैं ये लेक्चर डाल रहा हूं, ठीक है, इसके बाद ये ठीक 4 साढ़े 4 घंटे बाद इंडिया लॉन्च करने वाला है, इसलिए पूरा पूरा ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 एक अमेरिका की कॉमर्शियल सैटेलाइट है, यानी कि व्यापारिक सैटेलाइट है, जो कि पैसे कमाने के लिए भेजी जा रही है ऊपर। और पैसे कैसे कमाएगी? इंटरनेट सैटेलाइट है। इंटरनेट सैटेलाइट का मतलब क्या होता है कि जब ये सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में जाएगी ना, तो हम, और ये सिग्नल भेजेगी ना इंटरनेट के, तो हमको टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी इंटरनेट के लिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ना ही अब हमको टावर की जरूरत पड़ेगी, और ना ही जमीन के अंदर से तार बिछाने की जरूरत पड़ेगी। हम डायरेक्ट इंटरनेट की सर्विस ले सकते हैं इस सैटेलाइट से। तो डेफिनेटली अगर ये हमको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो पैसे चार्ज करेगा, है ना? तो यहाँ पे इंटरनेट सैटेलाइट है ये, जिसका नाम ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है। अब ये जो इंटरनेट सैटेलाइट है, अमेरिका की किस कंपनी की है? तो एएसटी मोबाइल स्पेस कंपनी है, एएसटी मोबाइल स्पेस कंपनी है, जो कि अमेरिका के है, उसकी है। क्लियर है पॉइंट? अब ये भारत में लॉन्च हो रही है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसे भारत लॉन्च कर रहा है। अभी देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत अभी तक ना सर्विसेज इस तरीके की क्या करता था? लेता था, सर्विस प्रोवाइडर नहीं था, लेकिन भारत अभी सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है। भारत अभी सर्विस दे रहा है कि भैया अपनी सैटेलाइट लेकर के आओ और हमारे भारत में लॉन्च कर दो। तो ये सैटेलाइट कहां से लॉन्च हो रही है? इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये सैटेलाइट लॉन्च हो रही है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। कहां से? तो आंध्र प्रदेश के कहां से? तो श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा में क्या है? तो सतीश धवन, ठीक है, क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है। क्लियर पॉइंट? याद रखना। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, और वहां से एक लॉन्च पैड है, ठीक है, लॉन्च पैड 2 से इसको लॉन्च किया जा रहा है। लॉन्च पैड 2 का मतलब क्या होता है? ठीक है, लॉन्च पैड एक जगह है जहां से उसको एक पैड बना कर रखा है, ठीक है, जहां से उसको लॉन्च किया जाएगा।
तो पहले 2005 के पहले क्या था, एक ही पैड था भारत के पास, लॉन्च पैड, ठीक है। अभी 2005 के बाद दूसरा लॉन्च पैड बनाया गया था, तो ये लॉन्च पैड 2 से इसको भेजा जा रहा है, ठीक है। अब कैसे भेजा जाएगा, भारत कैसे भेजेगा, किसी व्हीकल के जरिए भेजेगा ना। जब भी हम लोग किसी रॉकेट को, जब भी हम लोग किसी सैटेलाइट को भेजते हैं ना, तो एक रॉकेट के जरिए भेजते हैं या फिर एक व्हीकल के जरिए भेजते हैं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जैसे मुझे दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, तो मैं ट्रेन के जरिए जाऊंगा, बस के जरिए जाऊंगा, फ्लाइट के जरिए जाऊंगा। उसी तरीके से अर्थ के ऑर्बिट में जब हम किसी सैटेलाइट को भेजते हैं ना, तो एक गाड़ी पे जाता है, गाड़ी पे, तो गाड़ी का नाम इंपॉर्टेंट है, लॉन्चिंग व्हीकल कहते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, याद रखना। LVM3, ठीक है, M6 के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या है, लॉन्चिंग, ठीक है, क्या नाम है इसका, लॉन्चिंग व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, मार्क 3, मार्क 3। और M6 का मतलब क्या है, मिशन 6, M6 का मतलब क्या है, मिशन 6। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। तो ये व्हीकल है, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 M6, इस गाड़ी के जरिए, इस गाड़ी से सैटेलाइट को भेजा जाएगा। और कहां पे भेजा जाएगा, तो अर्थ के लोअर ऑर्बिट में, ठीक है, अर्थ के लोअर ऑर्बिट में, ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। सर इसका क्या मतलब है, तो अर्थ से, जमीन से हमारे कितना ऊपर, तो 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा ना, ऊंचाई होगी, वो लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है, तो उसमें इस सैटेलाइट को भेजा जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लियर पॉइंट याद रखना। अब इसको लॉन्च कब किया जाएगा, ठीक है, तो 24 दिसंबर 2025, ठीक है, यानी कि आज लॉन्च किया जाएगा। जब मैं इस वीडियो को डाल रहा हूं, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके ठीक 4 से 4.5 घंटे बाद इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है, याद रखना। और जो टाइम होगा लॉन्च करने का, वो कितना होगा, तो 8 बज के करेक्ट 54 मिनट पर सुबह ये इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। काउंटडाउन होगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डन, ठीक है। चला गया हमारा ये रॉकेट आसमान में, ठीक है। और जो हमारा रॉकेट गया है, क्या लेकर के गया है, ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड, ठीक है। अच्छा, ब्लू बर्ड 2 क्यों है, क्योंकि ब्लू बर्ड 1 लॉन्च किया गया था, ठीक है, ब्लू बर्ड 1 भी तो लॉन्च किया गया था, ब्लू बर्ड 1, जो कि कौन सी कंपनी ने बनाया था, AST मोबाइल स्पेस ने ही बनाया था, जो कि सितंबर, कब, सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। ये बनाया गया था टेस्ट करने के लिए, कि भाई ऊपर जाके देख के तो आ कम से कम, कि जो इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वो सही है भी कि नहीं है, कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल है कि नहीं। इसने बोला पॉसिबल है जनाब, तो यहाँ पे दूसरा वाला गया, ठीक है, दूसरा वाला गया नहीं, दूसरा वाला जा रहा है, बोल रहा अच्छा अब तो हम डायरेक्ट इंटरनेट देंगे। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम लोग कभी समुद्र में मछुआरे जाते हैं, जंगल में पेड़ पौधे, ताल तलिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हर जगह आप देखोगे, ठीक है, इंटरनेट बहुत ही प्यारा चलेगा, इंटरनेट बहुत ही स्मूथ चलेगा, बिना किसी टावर के, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो न्यूज आती है आपकी क्या है, विच इज द कोल्डेस्ट एंड मोस्ट सिवियर विंटर फेज इन कश्मीर, कश्मीर में सबसे ठंडा और कठिन सर्दियों का चरण कौन सा है। देखिए कश्मीर, आपको पता है कश्मीर में सर्दियां जो पहुंचती है ना, तो चरम सीमा पे पहुंच जाती हैं, ठीक है, माइनस माइनस डिग्री सेल्सियस में भी आपका तापमान पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से जब आपका टेम्परेचर तकरीबन -6 डिग्री, -7 डिग्री पहुंच जाता है ना, तो वो मंथ जो होता है ना, कोल्डेस्ट यानी कि हार्शेस्ट मंथ हो जाता है, ठीक है, क्या, हार्शेस्ट, हार्शेस्ट मंथ हो जाता है, ठीक है। और अभी वही मंथ चल रहा है जिसको हम लोग चिलाई कलाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिलाई, चिलाई कलाम के नाम से हम लोग जानते हैं, चिलाई कलाम के नाम से जानते हैं इस मंथ को, ठीक है। और कब से कब तक चल रहा है, तो 21 दिसंबर से लेकर के आपका 30 जनवरी 2026 तक चलेगा, 21 दिसंबर 2025 और 30 जनवरी 2026 तक ये चलेगा, ठीक है। जैसे ही ये फेज खत्म होगा, तो 20 दिन का एक और फेज आएगा सर्दियों का, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं चिलाई खुर्द, क्या बोलते हैं, चिलाई खुर्द, चिलाई खुर्द बोलते हैं हम उसको, याद रख लेना, ठीक है। और जैसे ये खत्म होगा, तो 10 दिन का एक और पीरियड आएगा, 10 दिन का एक और पीरियड आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, चिलाई बच्चा, क्या बोलते हैं हम, चिलाई बच्चा, चिलाई बच्चा। यानी कि जो सबसे ज्यादा सर्दी होगी ना, ठीक है, वो टॉप पे, उससे थोड़ी और कम सर्दी, ठीक है, दूसरा और तीसरा, यानी कि 3 फेजेस में सर्दियों को बांटा गया है जम्मू एंड कश्मीर की। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है, बर्फ जम जाती है और यहाँ पे वार्निंग जारी की जाती है। तो अभी
जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसने वहां के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं और जितने भी जिले हैं सभी को बोल दिया, एडवाइजरी जारी कर दिया है कि भैया बाहर मत निकलो, ठीक है, कहीं पर भी आपकी गाड़ी फंस जाएगी, फंसे फंसे महीने निकल जाएंगे, आपको खाना पीना तक दुर्लभ हो जाएगा। तो एडवाइजरी जारी कर दी गई है खतरे का जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा, और जिसमें ये साफ बोला गया कि बाहर ना निकले, ट्रेवल ना करें और जोखिम ना उठाएं। ठीक है बच्चों, तो याद रखना जो कोल्डेस्ट मोस्ट सेवियर विंटर फेस है वो कौन सा है, तो चिलाई कलान। ठीक है बच्चों, चिलाई कलान। क्लियर पॉइंट। चलिए, ये अभी चल रहा है इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में है। चलिए अगला 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 अगला, ठीक है। चलिए, NSSH स्कीम इज इंप्लीमेंटेड अंडर विच मिनिस्ट्री। NSSH इसका मतलब क्या है, याद रखना, इसका मतलब यह है बच्चों, ठीक है, कि नेशनल, इसका मतलब क्या है, नेशनल शेड्यूल कास्ट, ठीक है, नेशनल शेड्यूल कास्ट, नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब हब, शेड्यूल ट्राइब हब, ठीक है। याद रखना, इसका मतलब क्या है, नेशनल यानी NSSH, ठीक है, नेशनल शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट हब। क्लियर पॉइंट। और ये बनाया गया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा लॉन्च किया गया है ये स्कीम, ठीक है। ये स्कीम जो है, ठीक है, ये स्कीम जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, एमएसएमई, एमएसएमई का मतलब होता है बच्चों माइक्रो, ठीक है, माइक्रो स्मॉल, माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, एंटरप्राइजेस। क्लियर पॉइंट। यानी कि सूक्ष्म, जो सूक्ष्म जो होते हैं ना, सूक्ष्म उद्योग हो गए, यानी कि लघु उद्योग जो हो गए, ठीक है, लघु उद्योग जो हो गए, और उसके बाद मीडियम वाले जो बीच के उद्योग हो गए, है ना। तो एमएसएमई मंत्रालय जो है इसने स्कीम लॉन्च किया है। इस स्कीम का नाम क्या है, HSS, NSSH इस स्कीम का नाम है। और ये स्कीम क्या करेगी बच्चों, याद रखना, ये स्कीम क्यों बनाई गई है, ये स्कीम बनाई गई है जो कि यहाँ पे एनएसएसएच वाले जो लोग हैं, जो ये स्कीम में कौन कौन आएगा, इसका फायदा क्या होगा, देखिए ये किसके लिए बनाया गया था, नेशनल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, यानी कि इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जितने भी उद्यमी हैं, उद्यमी का मतलब क्या होता है, ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, ऑन्टर, ठीक है, प्रियोनर्स हैं, ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं जितने भी, ठीक है, उनको क्या दिया जाएगा सरकार की तरफ से, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, यानी कि वित्तीय सहायता दिया जाएगा। अब वित्तीय सहायता का क्या मतलब है, वित्तीय सहायता का मतलब है बच्चों, उनको दिया जाएगा लोन जो कि बहुत कम ब्याज पे दिया जाएगा, या फिर जीरो इंटरेस्ट पर दिया जाएगा, या फिर सब्सिडी पे पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। उनको दी जाएगी सरकार के द्वारा ट्रेनिंग, उनको दी जाएगी सरकार के द्वारा ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण दिया जाएगा अपना बिजनेस कैसे चलाना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सर प्रशिक्षण तो हम बाहर से भी ले लेंगे, और क्या इंपॉर्टेंट देंगे, ठीक है। तो जेम 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 पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। जेम पोर्टल का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, ठीक है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पोर्टल पे सरकार क्या करती है, सामान खरीदती है। सरकार को भी तो सामान की जरूरत पड़ती है ना, ठीक है। सरकार को कैसे सामान की जरूरत पड़ती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जितने भी हमारे जवान हैं, पुलिस वाले हैं, उनके मेस के लिए राशन चाहिए होता है, उनको कपड़े चाहिए होते हैं, बहुत सारे सामान लगते हैं सरकार को यार, बहुत सारे सामान लगते हैं। तो सारा का सारा सामान सरकार जनता से ही तो खरीदती है, तो वो कहां पे खरीदेगी, गवर्नमेंट ई प्लेटफॉर्म, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट पर ही खरीदा जाएगा। तो जब गवर्नमेंट ई मार्केट पर अब रजिस्ट्रेशन अलाउ हो गया किसका, NSSH, यानी कि नेशनल शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, जो हब के अंदर आने वाले जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी उद्यमी हैं, वो इस पे रजिस्टर करेंगे। और सरकार के लिए कंपलसरी हो गया कि 4% खरीदारी, ठीक है, 4% जो खरीदारी है वो आप किससे करोगे, 4% खरीदारी है वो आप किससे करोगे, तो आप SC और ST के लोगों से करोगे। क्लियर पॉइंट। तो ये आपका करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने क्या किया है, नेशनल शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब हब स्कीम लॉन्च किया है, जिसके तहत नेशनल जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के उद्यमी हैं, यानी कि जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, जो छोटे छोटे, वो कहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे जब अपना सामान सरकार को बेचने की कोशिश करेंगे, और सरकार कम से कम 4% तो इनसे खरीदेगी ही खरीदेगी। ये इस स्कीम को इस स्कीम का कोर पॉइंट है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आते हैं।
ठीक है। आईएनएस अंजादीप वॉज डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी फ्रॉम विच लोकेशन। आईएनएस अंजादीप जो है, आईएनएस अंजादीप भारतीय नौसेना को कहां पर सौंपा गया है? तो सबसे पहले देखते हैं आईएनएस अंजादीप क्या है। देखिए 2013 में, ठीक है, 2013 में इंडियन नेवी ने कहा, ठीक है, इंडियन नेवी ने कहा कि भैया हमको ना, इंडियन नेवी ने कहा कि भैया हमको ना, ठीक है, बहुत ही मजबूत और टिकाऊ और दुश्मन के एरिया में जाके वापस आ जाने वाली शिप्स चाहिए, जहाज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डिफेंस मंत्रालय उसने बोला ठीक है सर, क्योंकि यार हमारे देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो तो हम करेंगे भाई। तो नेवी के डिमांड पे यहाँ पे एक शिप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? ठीक है, गार्डन रिच, ठीक है, याद रखना, गार्डन, ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ठीक है, इंजीनियर, ठीक है बच्चों, इंजीनियर, ठीक है, याद रखना। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीआरएसई, शॉर्ट में जीआरएसई बोलते हैं। कहा की कंपनी है? कोलकाता की कंपनी है, यानी कि कोलकाता की कंपनी। और एक जीआरएसई किसके साथ मिलेगी? लार्सन एंड टर्बो के साथ मिल करके बनाएगी, शिप बनाएगी। किनके लिए? इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। ये बातचीत 2013 में शुरू हुई थी बच्चों, ठीक है, डिलीवरी अभी 2025 में हो रही है। ये 2013 याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा, ठीक है, याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन शुरू हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। डिसीजन चल के आगे 2019 में फाइनलाइज हुआ था, 6 साल लग गए थे। उसके बाद अभी भी सिर्फ 3 शिप ही मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी शिप की बात हुई? ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो एंटी, क्या बोलते हैं इसको? एंटी सबमरीन वॉरशिप, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरशिप की बात की गई है, ठीक है, यानी कि शैलो वाटर क्राफ्ट। ये सीरीज है इस तरीके की शिप। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, ठीक है। एंटी, एंटी सबमरीन, एंटी सबमरीन, ठीक है, वॉरशिप, यानी कि वो लड़ाई करने वाली शिप, वो शिप जो कि सबमरीन के खिलाफ लड़े। यानी कि दुश्मन का जब सबमरीन पानी में आ रहा है, पनडुब्बी पानी में आ रहा है, शिप आ रहा है, तो ये हमारा ये वाला जो जहाज है ना, ठीक है, जाए आराम से दुश्मन को नेस्तानाबूद करके वापस भारत में आ जाए। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरशिप। और एसडब्ल्यूसी का मतलब क्या होता है? शैलो, शैलो, एसडब्ल्यूसी का मतलब क्या होता है? शैलो, शैलो वाटर, शैलो, ठीक है, वाटर क्राफ्ट, यानी कि ये बहुत ही गहरे पानी में जा सकता है। तो इस क्लास की जो शिप है, कितनी बनाने की बात की गई थी कि सर आप ना 8 शिप बना दो। और 8 शिप कौन बनाएगा? तो जीआरएसई और लार्सन एंड टर्बो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आप 8 शिप्स बना दो हमारे लिए, ठीक है, याद रखना। तो इनको 8 शिप बनाने का ऑर्डर दिया गया, जिसमें जो पहला शिप था जिसका नाम था अर्नाला, ठीक है। आईएनएस का मतलब क्या होता है बच्चों? इंडियन नेवल शिप, अर्नाला, ठीक है, अर्नाला पहला शिप था। दूसरा शिप था, ठीक है, आईएनएस एंद्रोथ, ठीक है, एंद्रोथ, एंद्रोथ आईएनएस। और जो तीसरा है ना, आईएनएस अंजादीप, ठीक है, अंजादीप, जिसको अभी हैंड ओवर किया गया है। यानी कि एक पहले ही दे दिया गया था इंडियन नेवी को, आईएनएस अर्नाला, दूसरी आईएनएस एंद्रोथ और तीसरी आईएनएस अंजादीप। अभी आईएनएस अंजादीप दिया गया है, जिसका आपको सवाल पूछा गया है। कहां से दिया गया है? तो चेन्नई में दिया गया है, चेन्नई डॉकयार्ड से दिया गया है। कहां पे दिया गया है? तो चेन्नई, ठीक है बच्चों, कहां से? तो चेन्नई में सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है? तो इंडियन नेवी को सौंपा गया है। क्लियर पॉइंट, याद रख लेना, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आईएनएस अंजादीप भारतीय नौसेना को जो सौंपा गया है वो किस क्लास का सबमरीन है? तो आप क्या बताओगे? एंटी सबमरीन वॉरशिप, शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है, या फिर अर्नाला सीरीज भी कह सकते हो। अर्नाला पहला है ना, तो इसी सीरीज को हम लोग अर्नाला सीरीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अर्नाला सीरीज भी आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है बच्चों। तो योर करेक्ट आंसर इज चेन्नई, 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 ठीक है, याद रखेगा। नाउ 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 नेक्स्ट 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 इज, ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय एनडीटीवी टू होम इन 2025। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एनडीटीवी द्वारा किसे दिया गया है? सौरभ गंगुली, रोजर बिनी, जय शाह एंड अनुराग ठाकुर। देखिए बच्चों, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्या नाम है इसका? ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ, लीडर, लीडर ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर
2025, ठीक है, ये दिया गया है जय शाह को, जय शाह को, जय शाह को। अब जय शाह को क्यों दिया गया और ये इस अवार्ड का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर वो बंदा होता है जिसने पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया है, पूरे पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया है। तो जय शाह ने कौन सा सिस्टम बदला है? तो देखिए जय शाह जो भाई है हमारे, ठीक है, जय शाह, ठीक है बच्चों, तो इन्होंने क्या किया है, ये 2019 से लेकर के 2024 के बीच में ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। तो जब बीसीसीआई के अध्यक्ष थे तो इन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम किए हैं? 2023 में सबसे पहले तो इन्होंने वोमेन प्रीमियर लीग चलवाया है। वोमेन प्रीमियर लीग का मतलब जिस तरीके से पुरुषों का चल रहा है आईपीएल, उसी तरीके से वोमेन प्रीमियर लीग चलना चाहिए 2023 में। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये काम माना जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इक्वल पे, ठीक है, इक्वल पे फॉर मेल एंड फीमेल खिलाड़ी, मेल एंड फीमेल खिलाड़ी, यानी कि बराबर का वेतन, ठीक है, बराबर का वेतन दोनों को मिलना चाहिए, ये इन्होंने लागू करवाया। और कितना? ठीक है, तो ओडीआई के लिए वनडे के लिए 76 लाख की मैं बात कर रहा हूं, इतना। और टी20 की जब मैं बात करूंगा तो 38 लाख, और उसके बाद टेस्ट मैच की बात करूंगा तो 15 लाख बच्चों, 15 लाख ये फिक्स करवाया था इन्होंने, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, इतना सारा पैसा महिलाओं को पुरुषों को जब बराबर दिया जाएगा तो आएगा कहां से? तो इन्होंने जैसा ने क्या बोला, मीडिया राइट का इस्तेमाल करो ना, ठीक है, मीडिया राइट का इस्तेमाल करो। मीडिया राइट का मतलब क्या होता है? बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि उस ग्राउंड में जिसमें आईपीएल खेला जा रहा है, डब्ल्यूपीएल खेला जा रहा है, एडवर्टाइज करना चाहती हैं। जैसे कि बायजूस का आप लोगों ने देखा होगा, जो प्लेयर्स जो टी शर्ट पहन के खेलते हैं वो भी किसी न किसी कंपनी का स्पॉन्सरशिप होता है। तो आप स्पॉन्सरशिप देना शुरू करो ना, आप मीडिया राइट के जरिए पैसे कमाओ। तो मीडिया राइट के जरिए बहुत सारा पैसा कमाया है बीसीसीआई ने। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर फेडरेशन है, सबसे अमीर, दुनिया के सबसे अमीर फेडरेशन है, यानी जिसका जितना इसके पास पैसा है ना उतना तो किसी भी फेडरेशन के पास नहीं, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर भी, याद रखेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम करवाए हैं किसने? जय शाह ने। और अभी जय शाह कौन है? तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये अवार्ड कौन देता है? तो ये अवार्ड देता है एनडीटीवी, इनको इनके ट्रांसफॉर्मेशनल काम के लिए, ठीक है। कौन देता है? तो एनडीटीवी। एनडीटीवी पहले तो दूरदर्शन के साथ काम करता था, लेकिन 2003 में इसने एक न्यूज चैनल के रूप में अपने आप को स्थापित कर दिया था, ठीक है बच्चों। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं स्क्रीन पर शेयर कर चुका हूं। चलिए आगे देखें बच्चों, ठीक है। विच टीम डिड ईस्ट बंगाल Football Club India defeated to win the SAFF Women's Club Championship 2025? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब जो कि भारत की है ने सैफ, सैफ का मतलब मैं बताता हूं, ठीक है, साउथ एशियन, ठीक है, क्या है सैफ का मतलब? साउथ एशियन फुटबॉल क्लब। सैफ का मतलब क्या है बच्चों? साउथ एशियन फुटबॉल क्लब, ठीक है, साउथ, ठीक है, साउथ एशियन, साउथ एशियन, नॉट फुटबॉल क्लब, फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल, फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन, ठीक है, याद रखना। तो ईस्ट बंगाल जो कि भारत, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब जो कि भारत की टीम है ने सैफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का फाइनल जीतने के लिए किस टीम को हराया? यानी कि सैफ एक मैच करा रहा है पहला, ये पहली बार हो रहा है महिलाओं का मैच, ठीक है, पहली बार हो रहा है फुटबॉल क्लब का महिलाओं का मैच, ठीक है, पहली बार फुटबॉल, ठीक है, क्या फुटबॉल का महिलाओं का मैच हो रहा है, ठीक है, पहली बार टूर्नामेंट किया जा रहा था, ठीक है। और कहां पे किया जा रहा था? याद रखिएगा, काठमांडू के दशरथ, काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में, क्या काठमांडू, काठमांडू के दशरथ, दशरथ स्टेडियम में खेला गया है, ठीक है, याद रखना, खेला गया है, जिसमें नेपाल की टीम, ठीक है, जिसमें नेपाल की टीम को हराकर, ठीक है, भारत, भारत का कौन सा? ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, भारत का ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने नेपाल की टीम को हराया है, ठीक है, ने नेपाल की टीम को हराया है, 3-0 से हराया, 3-0 से हराया, ठीक है, याद रखना। और नेपाल की जो टीम है वो कौन सी है? एपीएफ, ठीक है, एपीएफ नेपाल की टीम है, उसे हराया है, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट?
तो अब समझ में आया। ईस्ट बंगाल की फुटबॉल क्लब जो कि भारत की है ने सैफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का फाइनल नेपाल की टीम, कौन सी, एपीएफ टीम, एपीएफ फुटबॉल क्लब टीम को हरा करके ये कप अपने नाम किया है। ठीक है, तो एपीएफ क्लब कहां पे किया गया है ये मैच, तो ये किया गया है काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में। क्लियर पॉइंट। अब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात कर लेते हैं, तो 7 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं। ठीक है, हमारा प्यारा भारत आ जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान आ जाएगा इसमें, श्रीलंका आ जाएगा इसमें, श्रीलंका आ जाएगा इसमें, ठीक है, भूटान आ जाएगा इसमें, इसमें बच्चों मालदीव आ जाएगा, ठीक है, मालदीव आ जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें बांग्लादेश आ जाएगा, इसमें बांग्लादेश आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसमें बांग्लादेश के अलावा और कौन कौन सा रह गया, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, ठीक है, एक म्यांमार आ जाएगा, ठीक है, म्यांमार आ जाएगा। ये 7 देशों का समूह है और 7 देशों की कौन सी टीमें खेलती हैं यहाँ पे, फुटबॉल क्लब की टीमें खेलती हैं, 7 देशों की फुटबॉल क्लब। ऐसा नहीं है कि भैया नेपाल खेल रहा है, श्रीलंका खेल रहा है, नहीं, नेपाल की बहुत सारी फुटबॉल टीमें हैं, बहुत सारे फुटबॉल क्लब हैं, तो सारे सारे क्लब पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्लबों का मैच होता है। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। तो एपीएफ क्लब नेपाल को हराकर ईस्ट बंगाल जो कि भारत की टीम है ने खिताब अपने नाम कर लिया है। क्लियर पॉइंट बच्चों। चलिए अभी देखिए, विच सेक्टर्स वर कवर्ड अंडर द 3 क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट हैंडेड ओवर बाय द इंडिया टू म्यांमार। ठीक है, अभी देखिए म्यांमार के साथ, ठीक है, म्यांमार के साथ तीन, म्यांमार के साथ तीन तीन क्विक इंपैक्ट एग्रीमेंट, तीन क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट साइन हुए हैं। क्विक 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 इंपैक्ट, ठीक है बच्चों, क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट साइन किए गए हैं, प्रोजेक्ट साइन किए गए। क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, जल्द से जल्द जिसको, ठीक है, क्या, जल्दी जिसको क्या किया जाए, अप्लाई करवा दिया जाए। तो भारत और म्यांमार के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। 3 क्विक इंपैक्ट जो एग्रीमेंट है साइन किए गए, 3 क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट, जिसमें पहला क्या आता है बच्चों, ठीक है, बुनाई प्रशिक्षण से रिलेटेड है, बुनाई प्रशिक्षण से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों, क्या, बुनाई प्रशिक्षण से रिलेटेड है, प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण से रिलेटेड है, यानी कि से जुड़ा है, यानी कि जो वीविंग की कला होती है ना, बुनाई वीविंग की कला सिखाई जाएगी, ठीक है, मशीन कौन देगा, भारत कौन देगा, मशीन कौन देगा, भारत देगा, ट्रेनिंग कौन देगा, भारत देगा। दूसरा, ठीक है, लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा की बात की जाएगी, लड़कियों की शिक्षा की बात की जाएगी, यहाँ पे लड़कियों की शिक्षा की बात की जाएगी। इसके लिए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं हमारे भारत के द्वारा। तीसरा है खेती के कचरे से, खेती के कचरे से, खेती के कचरे से बिजली बनाया जाएगा, बिजली, बिजली, ठीक है, बिजली बनाना। ये 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि साइन किए गए हैं म्यांमार के साथ भारत के। ठीक है, अच्छा एक और बात, म्यांमार भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिसे 1937 में, ठीक है, अलग किया गया, ठीक है, भारत से अलग कर दिया गया म्यांमार को। ठीक है बच्चों, याद रखना, ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस क्या है, भारत द्वारा म्यांमार को सौंपे गए 3 क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट किन क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो पहला वीविंग से जुड़ा है, बुनाई से डेफिनेटली, गर्ल्स के एजुकेशन से जुड़ा है, ये भी है, क्लीन एनर्जी जनरेशन ये भी, यानी कि पूरा पूरा आता है, ठीक है, इसमें ओके, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था बच्चों। ठीक है, चलिए, रोड कंस्ट्रक्शन नहीं, ठीक है, इसको ऑल ऑफ द अबव कर दीजिए, ठीक है बच्चों, ऑल ऑफ द अबव। डी आंसर क्या है, ठीक है, डी आंसर जो आपका आएगा, ठीक है, ऑल ऑफ अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है बच्चों, याद रखना, अबव, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों ही हैं, जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए 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 चलिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, अगेन 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 अगेन, ठीक है, क्लास है सर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एज पर द वीबीजी रामजी एक्ट 2025 व्हाट इज द सेंटर स्टेट कॉस्ट शेयरिंग रेशियो फॉर फंडिंग द स्कीम। अभी देखिए, एक स्कीम केंद्र सरकार लेकर के आई है, स्कीम केंद्र सरकार लेकर के आई है, इस स्कीम का नाम क्या है, वीबीजी रामजी, यानी कि विकसित, यानी कि विकसित भारत, विकसित भारत, ठीक है, ग्रामीण, विकसित भारत ग्रामीण, ठीक है बच्चों, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण रोजगार मिशन, ग्रामीण रोजगार मिशन
अधिनियम, अधिनियम, ठीक है बच्चों। जी राम जी, वीबी जी राम जी, ठीक है। अच्छा, रोजगार आजीविका, ठीक है, याद रखना, ठीक है, रोजगार आजीविका, ठीक है, रोजगार आजीविका, 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 ठीक है। तो क्या होगा, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन अधिनियम 2025 से भारत लेकर के आई है। ये कोई नई स्कीम नहीं है, ये पुरानी स्कीम चल रही थी जो कि 2005 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, जिसका नाम था नेशनल, जिसका नाम था नेशनल रूरल, जिसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, गारंटी एक्ट, ठीक है। अभी आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, नरेगा के नाम से जिसको हम लोग जानते थे, किस नाम से, नरेगा के नाम से हम जानते थे। इसी नरेगा में, ठीक है, एमजी यानी कि महात्मा गांधी जोड़ करके इसको एमजी नरेगा बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया था, तो 2009 में बनाया गया था। और इसमें सरकार देती क्या है, तो 100 दिन का, 100 दिन का रोजगार सरकार देती थी, 100 दिन का रोजगार सरकार, रोजगार सरकार देती थी, ठीक है, याद रखना। और 90% कौन देता था, तो 90% केंद्र सरकार देती थी पैसा, और 10% कौन देता था, तो राज्य सरकार पैसा देती थी, राज्य सरकार पैसा देती थी, याद रखना। क्लियर पॉइंट, ये पूरा पूरा। अब इसको बदल के क्या कर दिया गया, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन अधिनियम 2025। तो इसमें चेंजेस क्या क्या हुए हैं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। चेंजेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये नई नई स्कीम है, नई स्कीम नहीं है, पुरानी स्कीम है, बस नाम बदला गया है। इसको तो बीच में ये भी हुआ था कि पूज्य बापू रोजगार योजना किया जाएगा, हुआ था लेकिन नहीं किया गया, वो सरकार की मर्जी है भाई साहब, ठीक है। तो चलेगा, तो अब इसका बदला क्या गया है, जो पहले 100 दिन का रोजगार होता था ना, वो अब 125 दिन का रोजगार हो चुका है, पहला पॉइंट, ठीक है, याद रखना। उसके बाद अच्छा, एक और चीज जो आपको इसमें जो मिलेगा ना, नौकरी मिलेगी ना, वो आपके घर से, आपके घर से 5 किलोमीटर के दायरे के बीच में ही मिलेगी, बहुत दूर आपको नहीं भेजा जाएगा। दूसरा, जो केंद्र सरकार का जो रेशो था ना, केंद्र सरकार का रेशो था, ठीक है, केंद्र सरकार का जो रेशो था और राज्य सरकार का जो रेशो था, ठीक है, वो कितना हुआ करता था, तो 90 और 10 हुआ करता था। अब केंद्र सरकार का हो जाएगा 60%, ठीक है, और 40% हो जाएगा राज्य सरकार का, ठीक है। ये आमतौर पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम बात कर लेते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम बात कर लेते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो 90% सरकार का है और 10% राज्य का है। और अगर हम बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरी की, यानी केंद्र शासित राज्य की, तो 100% यहाँ पे सरकार का है, ठीक है, केंद्र सरकार का है, 100% केंद्र सरकार का दिखाई देगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो मैंने आपको बता दिया है। तो बीबीजी राम जी अधिनियम 2025 के अनुसार इस योजना के लिए केंद्र और राज्य लागत साझा अनुपात क्या है, यानी कितना कितना शेयर करेंगे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 60 सेंटर और 40% स्टेट, ठीक है। हालांकि आंसर तो आपको ये भी बोलना है 90 और 10, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो है ही ना भाई साहब। और उसके बाद ये आपका 100% जो फंड हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है यूनियन टेरिटरी में, तो तीनों के तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछा गया तब तो आप यहाँ पे 40 और 60 ही लिखोगे, ठीक है। या फिर ऑल ऑफ द अबव होता तो आप ऑल ऑफ द अबव कर देते, ठीक है बच्चों। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका पॉइंट आ जाता है, ठीक है, अगला जो न्यूज है वो कौन सी है आपकी, कि आईएनएस सिंधु, आईएनएस सिंधु घोष को डीकमीशन किया गया है। इंडियन नेवल शिप दिखाई दे रहा है, इंडियन नेवल शिप, क्या नाम है इसका, सिंधु, ठीक है, सिंधु घोष नाम है। इसको डीकमीशन किया गया, डीकमीशन, डीकमीशन, डीकमीशन का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इसको रिटायर कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, रिटायर कर दिया गया है, ठीक है, याद रखना। और 40 साल की सेवा के बाद, 40 साल की सेवा के बाद, एक बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी में लोग रिटायर होते हैं, इस तरीके से शिप्स को भी रिटायर किया जाता है। तो इसकी भर्ती कब हुई थी, तो 1985 में इसको कमीशन किया गया था, यानी कि इसकी भर्ती हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो अब ये पूछा जा रहा है कि आईएनएस सिंधु घोष का सेवा मुक्ति समारोह कहां पे किया गया था, तो नेवल डॉकयार्ड मुंबई में किया गया था, ठीक है। इसको रिटायरमेंट कहां पे मिली थी, ठीक है, तो नेवल, नेवल डॉकयार्ड, नेवल डॉकयार्ड, डॉक यार्ड, ठीक है बच्चों, डॉकयार्ड मुंबई में इसकी रिटायरमेंट का समारोह किया गया था।
देखिए इस तरीके के जो सवाल है तो ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। यही कौन सा था और कितना समय किया और रिटायरमेंट कब हुई या 2025 में किसको रिटायर किया गया, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अगला आता है, स्मृति मंधाना बिकेम द सेकंड एवर वोमेन टू क्रॉस 4000 T20 रन्स आफ्टर विच क्रिकेट। स्मृति मंधाना 4000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी किस क्रिकेटर के बाद बन चुकी हैं। स्मृति मंदाना सभी जानते हैं भाई साहब इनको, ठीक है। वाइस कैप्टन, ठीक है, वाइस कैप्टन, काहे की वाइस कैप्टन है, वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन इंडियन ठीक है, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, ठीक है, वुमेन क्रिकेट टीम की क्या है ये, वाइस कैप्टन है। अभी कुछ ज्यादा ही चर्चे में तब आ गई थी जब इन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये दुनिया की तो ये दुनिया की दूसरी प्लेयर बन चुकी हैं, दूसरी कौन सी प्लेयर बन चुकी हैं जिसने 4000 प्लस रन मारे हैं, 4000 प्लस रन दागे हैं, दूसरी प्लेयर ऐसी बन चुकी हैं। क्लियर है, पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो आपका सवाल ये है कि दूसरी प्लेयर ये है तो पहली प्लेयर कौन है, ठीक है, मैग लैनिंग, सूजी बेट्स, हरमनप्रीत कौर और एलिस पेरी। तो जो पहले रैंक पे है बच्चों सूजी बेट्स, पहले रैंक पे है कौन सी है, सूजी सूजी बेट्स आपको पहले रैंक पे मिलेंगी, फर्स्ट रैंक पे मिलेंगी, जिन्होंने 4000 रन पूरे किए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन अगर हम स्मृति मंधाना की बात करते हैं तो स्मृति मंधाना चलो इंटरनेशनल लेवल पे तो सेकंड रैंक पे है, लेकिन भारत की ऐसी भारत की पहली खिलाड़ी भी तो बन गई है, भारत और एशिया की पहली खिलाड़ी बन गई है, एशिया की पहली खिलाड़ी बन चुकी है, याद रख लेना, पहली खिलाड़ी बन चुकी है जिसने कितने रन मारे हैं, 4000 प्लस रन यहाँ पे दाग डाले हैं, ठीक है, याद रखना, एशिया की और भारत की पहली खिलाड़ी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सूजी बेट, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो स्मृति मंधाना ने अभी बहुत अच्छा एक मतलब परफॉर्मेंस दिखाया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा, नोट्स बनाए होंगे क्योंकि यही नोट्स आपके काम आने वाले। चलिए दोस्तों फिर से मिलूंगा अगले सेशन में, तब तक आप लोग ध्यान रखेंगे। जय हिंद।